नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई की तरह जल्दी ही शेयर्स की खरीद बिक्री के लिए एक नया स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा। अपने कारोबार में डाइवर्सिटी लाने और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक बाजार का लाभ पहुंचाने के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी एनसीडीईएक्स इक्विटी एक्सचेंज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक केवल कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में काम करने वाले एनसीडीईएक्स ने नए बदलाव की जानकारी देते हुए इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ अरुण रास्ते ने बताया कि सेबी से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद इक्विटी एक्सचेंज शुरू करने के लिए एनसीडीईएक्स ने प्रमुख इन्वेस्टर्स से 770 करोड़ रुपए जुटाने के लिए समझौता किया है। इनमें ग्रो, जीरोदा, राधाकिशन दमानी, रमेश दमानी, मधुसूदन केला और सुनील सिंघानिया शामिल हैं। रास्ते ने बताया कि केनेथ ग्रिफिन के नेतृत्व में सिटाडेल सिक्योरिटीज, अमेरिका की टावर रिसर्च ने भी इन्वेस्टमेंट करने की सहमति जताई है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, जेएम फाइनेंशियल और अकेशिया पार्टनर्स जैसी भारतीय कंपनियों ने भी फंडिंग राउंड में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई है। G20 कंट्रीज में भारत में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। ये घटकर 2% पर आ गई है, जो दूसरे देशों के मुकाबले भी काफी कम है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं ने भी इसमें काफी योगदान दिया है। मांडविया ने कहा कि पीएमवीबीआरवाई के तहत 2 वर्षों के दौरान कुल 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनमें से 1,92,00,000 नौकरियां पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होने वालों को लाभान्वित करेंगी। मांडविया ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने 4,10,00,000 युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपए के बजट वाली 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज की घोषणा की थी। वहीं एनसीएस प्लेटफॉर्म डिजिटल रोजगार सुविधा के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक और सुरक्षा समिति का 27 राजदूतों का एक दल भारत की 5 दिन की यात्रा पर है। ये दल दोनों पक्षों के बीच संबंधों को नई गति देने और मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के तरीकों पर चर्चा करेगा। राजदूत डेल्फिन प्रोंग के नेतृत्व में ये दल भारत सरकार के उच्च अधिकारियों और डिफेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिलेगा। ये यात्रा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 13वें दौर का हिस्सा है, जिसे दोनों पक्ष दिसंबर तक आखिरी रूप देना चाहते हैं। इस दल की यात्रा का मकसद आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ाना है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है कि कोई भी समझौता परस्पर लाभप्रद और न्यायसंगत होना चाहिए, जिसमें भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की भी पूरी तरह रक्षा हो। भारत यूरोपियन यूनियन, एफटीए वार्ता और यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त यात्रा पर हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्य वार्ताकार समझौते के विभिन्न हिस्सों पर सहमति बनाने के लिए काम कर रहे हैं और करीब 60% चैप्टर पूरे हो चुके हैं, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। Before coming here, stepped into the meeting where the chief negotiators were discussing, and I think they are both working very, very actively to converge on different parts of the agreement. Almost 60-65% of the chapters also are now completed and finalized. By the time my counterpart, Mr. Maros Sherkovich, the EU Trade Commissioner, and Mr. Christoph
the EU Agriculture Commissioner come to India, I think we'll be quite set to try and conclude the agreement substantially. यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की। परिषद ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के समय में मजबूत अमेरिका भारत पार्टनरशिप को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यूएसआईबीसी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से वो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों सरकारों को अब एक महत्वाकांक्षी बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी निर्णय लेने होंगे। यूएसआईबीसी के अनुसार ऐसा समझौता न केवल इन्वेस्टर्स का भरोसा बहाल करेगा बल्कि दोनों देशों के लिए समृद्धि भी लेकर आएगा। जीवन बीमा कंपनियों ने अगस्त में नए व्यावसायिक प्रीमियम में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की है। जीवन बीमा परिषद के अनुसार इस साल अगस्त नया बीमा प्रीमियम बढ़कर 1,63,461 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी अवधि में ये 1,54,193 करोड़ रुपए था। व्यक्तिगत एकल प्रीमियम में 9.71% की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत गैर एकल प्रीमियम में 4.51% की वृद्धि हुई, जबकि संयुक्त व्यक्तिगत प्रीमियम कलेक्शन में इस साल 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनकम टैक्स में छूट मिलने के साथ ही नौकरी पेशा कर्मचारी वित्तीय नियोजन पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। नया टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद 57% लोग अपनी अतिरिक्त इनकम को बचत और निवेश में लगा रहे हैं। रोजगार के बारे में सूचना देने वाले मंच नौकरी ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में नई कर व्यवस्था लागू होने के 6 महीने बाद सालाना 12.75 लाख रुपए तक कमाने वाले पेशेवर सोच विचार कर खर्च की तुलना में बचत, निवेश और कर्ज चुकाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालांकि नए टैक्स सिस्टम को लेकर सभी लोग जागरूक नहीं हैं। 64% लोगों ने लाभ के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही। 43% लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हैं और वे इन बदलावों के बारे में अनजान हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के प्रोफेशनल्स बचत के मामले में सबसे ऊपर हैं। यहाँ 63% और 64% लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम अलग रखते हैं। चेन्नई में 44% प्रोफेशनल्स ने ऋण चुकाने पर ध्यान दिया। मुंबई में रिटायरमेंट से जुड़ी बचत में लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई, जहां 51% लोग एक्स्ट्रा इनकम को विशेष रूप से रिटायरमेंट फंड्स में लगा रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने रोजमर्रा के बचे सामानों के मूल्य को संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। जीएसटी दरों में बदलाव के कारण ये फैसला लिया गया। इससे कंपनियों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। पहले से पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और इंपोर्टर्स को जीएसटी दरों में संशोधन से पहले या आयातित बिना बिके स्टॉक पर संशोधित एमआरपी घोषित करना होगा। विभाग ने कहा कि संशोधित एमआरपी स्टिकर लगाकर या ऑनलाइन प्रिंट करके डिक्लेयर की जा सकती है, बशर्ते मूल एमआरपी भी नजर आती रहे और संशोधित मूल्य उस पर अंकित न हो। मूल और संशोधित मूल्य के बीच का अंतर वृद्धि या कमी की सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब निर्माताओं, पैकर्स और इंपोर्टर्स को अखबारों में कम से कम 2 विज्ञापन देने होंगे। डीलरों और केंद्र में विधिक माप विज्ञान निदेशक और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभागों को भी मूल्यों में परिवर्तन की सूचना देनी होगी। ये मंजूरी 31 दिसंबर तक या स्टॉक खत्म होने तक जो भी पहले हो मान्य होगी। आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त एजीआर बकाया मांगों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने एक नई लिटिगेशन दायर कर दूरसंचार विभाग को सभी एजीआर बकाया का व्यापक रीअसेसमेंट और सॉल्यूशन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। आईटी डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2,774 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग उठाई है, जिसकी गणना को कंपनी ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को झटका देते हुए अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से मना कर दिया था। अदालत ने सितंबर 2020 में समायोजित सकल रेवेन्यू से संबंधित 93,520 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सरकार को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया था। सैट ने सेबी को 3 हफ्तों के भीतर ये स्पष्ट करने का आदेश दिया
कि वो अमेरिकी हेज फंड चेन स्ट्रीट के साथ और दस्तावेज क्यों नहीं साझा कर सकता। इस फर्म पर जुलाई में बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद सेबी ने इसके कारोबार करने पर बैन लगा दिया था। जेन स्ट्रीट ने पिछले हफ्ते प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण सैट में अपील कर सेबी से और दस्तावेज मांगे थे। सैट ने सेबी को निर्देश दिया कि वो 18 नवंबर को मामले की फिर से सुनवाई होने तक ट्रेडिंग फर्म के साथ किसी भी व्यक्तिगत सुनवाई को रोक दे। क्लाउड ऑपरेशन से जुड़ी अमेरिकी कंपनी ओरेकल ने 100 भारतीय कर्मचारियों की छटनी कर दी है। कंपनी का ध्यान एआई और लागत में कटौती पर केंद्रित है। इसके कारण 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्लाउड सहित सभी टीमों से लोगों को निकाला गया है। कंपनी ने कहा कि इन बदलावों के कारण ऑपरेशन को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी कर्मचारियों की सेवा के हर वर्ष के लिए 15 दिन की सैलरी दे रही है। जापानी वित्तीय सेवा समूह सुमितोमो मित्सुई कोटक महिंद्रा बैंक में पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेच देगी। सूत्रों के मुताबिक ये बिक्री 1880 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर होगी। ये भाव कोटक बैंक के शेयर के बंद भाव से 4% कम है। पूरी बिक्री 6,166 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील के जरिए होगी। अभी बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 25.88% है। सार्वजनिक शेयरधारिता 74% पर है। इस साल शेयर्स में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। वाहन कंपनियों के खातों में जमा अनुमानित 2,500 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति सेस 22 सितंबर को खत्म हो जाएगा। इसी दिन से नई जीएसटी दरें लागू होंगी। अभी ऑटोमोबाइल पर सबसे ज्यादा 28% जीएसटी लगता है। इसके ऊपर वाहन के कैटेगरी के आधार पर 1 से 22% तक क्षतिपूर्ति सेस लगाया जाता है। वाहन कंपनियों ने अपने खातों में इस सेस से संबंधित चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ समायोजित करने या रिफंड की मांग की है। 2,500 करोड़ रुपए के इस उपकर को अगर समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई तो कंपनियों के खातों में इसे उलटना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि क्षतिपूर्ति सेस एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया था। एक बार इसके खत्म हो जाने के बाद जो भी क्रेडिट बचा है वो उनके खातों में भी रहेगा, उन मामलों में भी जो कुछ खातों में पड़ा था और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। जियो फाइनेंशियल और जर्मनी की अलियांज ने भारत में पुनर्बीमा कारोबार को बढ़ाने के लिए अलियांज जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड नाम से एक संयुक्त कंपनी बनाई है। जियो इस संयुक्त कंपनी में 50% हिस्से के लिए 25,000 शेयर्स की शुरुआती खरीद पर इन्वेस्ट करेगी। दोनों कंपनियों ने 18 जुलाई को 50-50% के अनुपात में री इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए समझौता किया था। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड बीमा इंडस्ट्री के साथ मिलकर उन पॉलिसीज के लिए संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ट्रांजिशन मैकेनिज्म तैयार करेगा जिन्हें 22 सितंबर से टैक्स में छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद उन व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा जिनकी आउटवर्ड सप्लाई को छूट दी गई है। निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य और जीवन बीमा कंपनियों ने आशंका जताई है कि आईटीसी रिवर्सल से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इस पर सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मसले के समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इच्छुक स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगा और देखा जाएगा कि ये व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। इस संशोधन के तहत पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें टर्म यूलिप एंडोमेंट प्लान और पुनर्बीमा सेवाएं शामिल हैं जीएसटी से छूट दी गई है। अभी ऐसी पॉलिसीज के प्रीमियम भुगतान पर 18% जीएसटी लगता है। सरकार ने 2024 में स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा पर लगाए गए जीएसटी से 16,398 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। इनमें से 8,135 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस से और 8,263 करोड़ रुपए हेल्थ इंश्योरेंस से आए थे। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information